हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में हम जो कि पार्ट 6 है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। पैराडाइम मतलब होता है सेट ऑफ आइडियाज। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो पे मूव ऑन करते हैं। और इस बार में जो इंट्रो लाइक जो भी रिवीजन कराती हूँ मैं लास्ट वीडियो का, वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। सैम्पलिंग का लास्ट पार्ट सैम्पलिंग था, तो उसका रिवीजन हम लास्ट में करेंगे। पहले हम पैराडाइम्स पढ़ लेते हैं रिसर्च के। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि रिसर्च पैराडाइम होता क्या है। तो जो रिसर्च पैराडाइम होता है वो बेसिकली एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क होता है जिसपे हमारी रिसर्च बेस्ड होती है कि रिसर्च का क्या फ्रेमवर्क है, क्या होने वाला है। उसकी जो फिलॉसफी होती है उसको हम रिसर्च पैराडाइम बोलते हैं। इट ऑफर्स अ पैटर्न ऑफ बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम विच द थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑपरेट। बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग्स या बिलीव्स का एक पैटर्न होता है जिससे जिससे थ्योरीज बेसिकली ऑपरेट की जाती हैं। थ्योरीज या प्रैक्टिसेस जो भी हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की हैं वो ऑपरेट की जाती है उस व्यू पॉइंट से, उस बिलीफ से, उस अंडरस्टैंडिंग से। तो जो रिसर्च पैराडाइम होता है उसके तीन पार्ट होते हैं: ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये तीन पार्ट मिलके रिसर्च पैराडाइम बनाते हैं। तो अब हम समझते हैं एक एक को, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और रिसर्च मेथोडोलॉजी को। अब हम समझते हैं कि ये क्या होता है। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? ऑन्टोलॉजी व्हाट इज रियलिटी, बेसिकली रियलिटी क्या है, ये इस क्वेश्चन को आंसर करती है। ये मतलब कि एक सिंगल रियलिटी अगर हमारी रिसर्च में एग्जिस्ट करती है तो वो क्या है, ये उस चीज पे फोकस करती है। एक ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया कि डज गॉड एग्जिस्ट। तो दो पॉसिबल रियलिटीज हैं जिसको हम बोल सकते हैं, दो पॉसिबल ऑन्टोलॉजीज हैं जो कि हो सकती हैं: यस गॉड एग्जिस्ट, नो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बेसिकली मतलब हो गया रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी? ठीक है, ऑन्टोलॉजी से आप बस याद रखो व्हाट इज रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी ये स्टडी होती है नॉलेज की। एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज। और ये किस क्वेश्चन को आंसर करती है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू नो रियलिटी, मतलब रियलिटी को कैसे जाना जाए, कैसे पॉसिबल किया जाए ये जानना कि रियलिटी है क्या। तो एपिस्टेमोलॉजी में क्या क्या चीजें आती है? वैलिडिटी आती है, पैरामीटर्स आते हैं, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज आता है। इसका एक क्वेश्चन हो गया इस एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन का कि हाउ इज इट पॉसिबल टू नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। कैसे, मतलब क्या प्रूफ है हमारे पास, कैसे हम जाने कि गॉड है या नहीं है। ऑन्टोलॉजी ने तो चलो बता दिया कि गॉड है या नहीं है, बट कैसे, क्या प्रूफ है, वो एपिस्टेमोलॉजी बताती है। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है? रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वेश्चन करती है आंसर को कि हाउ डू वी गो अबाउट डिस्कवरिंग द आंसर और रियलिटी। हम कैसे इस आंसर या फिर इस रियलिटी को डिस्कवर करें। तो इसमें डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इस सब का ये पूरी प्रोसेस आ जाती है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आउटलाइन करती है कि हम रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे या कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि जो फाइंडिंग्स है वो वैलिड है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कैसे इस पूरी प्रोसेस क्या होगी जिससे हम पता लगाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएगा। ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी रिसर्च फिलॉसफी बनाते हैं, दोनों मिलके ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी वो रिसर्च फिलॉसफी क्रिएट करते हैं। और रिसर्च फिलॉसफी रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ कंबाइन करके एक रिसर्च पैराडाइम बनाती है, बेसिकली पूरा फ्रेमवर्क बनाती है एक रिसर्च का। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन पे। तो दो तरीके के होते हैं मेजर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। एक मिक्स्ड भी होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पर्पस क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च का पर्पस क्या होता है? ये वाई क्वेश्चन आंसर करती है, वाई कि कोई चीज क्यों हो रही है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? ये
आंसर करती है क्वेश्चन हाउ मैनी या हाउ मच। ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में? या तो ऑब्जर्वेशन, सिंबल, वर्ड, ये सब कुछ डेटा टाइप हो गया। मतलब जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो या तो ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में होगा या सिंबल की या वर्ड की, और भी तरीके होते हैं। क्वांटिटेटिव में नंबर या स्टैटिस्टिकल रिजल्ट जो होता है वो डेटा टाइप होता है। अप्रोच क्या होता है क्वालिटेटिव में? ऑब्जर्व करना, इंटरप्रेट करना। और क्वांटिटेटिव में अप्रोच क्या होता है? मेजर करना और टेस्ट करना। एनालिसिस क्या होता है क्वालिटेटिव में? कॉमन डेटा को ग्रुप कर लेना, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब हम डिटेल में समझते हैं, पहले क्वालिटेटिव समझेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। ठीक है, पहले कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया और उसके बाद इंटरप्रेट किया। तो और ये जो भी डेटा है ये नॉन न्यूमेरिकल होगा। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसको हम यूज करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिवली कैसे परसीव करता है, या फिर कैसे जो भी एक सोशल रियलिटी है उसको कैसे एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, वो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च बताती है। क्वालिटेटिव डेटा नॉन न्यूमेरिकल होता है, तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, फोटोग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, या ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में हो सकता है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो मल्टी मेथड होती है। अपने फोकस में वो मल्टी मेथड होती है। लाइक वो इंटरप्रेटिव हो सकती है, या फिर वो बेसिकली एक नेचुरलिस्टिक अप्रोच फॉलो कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं वो चीज़ों को नेचुरल सेटिंग में ही ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि वो एक फिनोमेना को समझ पाए और उसका मतलब समझा पाए लोगों को। तो रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं। डायरी अकाउंट्स हो गया, बेसिकली जनरल राइटिंग। तो एक मेथड वो हो गया। एक हो गया इंटरव्यूज लेना, या फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, या फिर फोकस ग्रुप्स, केस स्टडी रिसर्च, एथनोग्राफी। तो बेसिकली मैं भी हर एक टर्म का मतलब नहीं समझा रही बिकॉज हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथड्स में। तो अभी मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ, बस मैंने बता दिया है कि ये तरीके होते हैं क्वालिटी डेटा कलेक्ट करने के क्वालिटेटिव रिसर्च में। फिर आ जाता है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस पे। जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इस डेटा को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये होता है कि डेटा को एनालाइज किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, उसको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करके। और एक तरीका क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करने का होता है कंटेंट एनालिसिस से। ठीक है, तो कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? ये रेटिंग या कोडिंग इन्वॉल्व करता है। बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगराइज कर देना। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा को कैटेगराइज कर देना। लाइक जैसे अगर हम देख रहे हैं कि फूड प्रेफरेंसेस इन यंग एडल्ट्स, अगर ये रिसर्च है तो सब अपना अपना डिफरेंट फूड बताएंगे। तो कुछ फूड को हम इंडियन में कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ को इटालियन में, कुछ को अमेरिकन में, तो लाइक दैट। रेटिंग सिस्टम जो होते हैं उनको यूज किया जाता है असेस करने के लिए वाइड रेंज ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कि जो भी रिटर्न डेटा है हमारे पास, या वर्बल ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स हैं, या क्वेश्चन सर्वे रिस्पॉन्सेज हैं, या फिर जो भी इंटरव्यू का कंटेंट है। तो जो आइडिया होता है कोडिंग सिस्टम के पीछे वो ये होता है कि एक कैटेगराइज कर देना डेटा को। ठीक है, तो इसलिए रॉ क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर देना। बेसिकली एक काउंट बन जाता है कि कितनी टाइम एक सेम इवेंट हैपन हुआ है। लाइक कितनी बार कितने लोगों ने इंडियन खाने को प्रेफरेंस दिया या इटालियन खाने को प्रेफरेंस दिया, लाइक दैट। फिर आ जाते हैं थीमेटिक एनालिसिस पे। ये दूसरा एक तरीका होता है डेटा को एनालाइज करने का। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बॉडी ऑफ टेक्स्ट लेते हैं, बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा। लाइक हमने एक इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट ले ली या फिर एक ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड ले लिया एनालाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर थ्योरी को या एक्सप्लेनेशन को या हाइपोथेसिस को।
अब ये इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्वालिटेटिव डेटा को स्पेसिफिक थीम में ऑर्गेनाइज करना होता है, जो कि एग्जिस्टिंग जो भी थ्योरी है उसमें वो प्री आइडेंटिफाइड होता है, लाइक प्री आइडेंटिफाइड जो कैटेगरीज है उसी में ऑर्गेनाइज कर देना क्वालिटेटिव डेटा को। इससे क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो समराइज कर पाता है डेटा को डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। इसको हम कभी कभी थियोरेटिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो थ्योरी और जो थीम होती है वो पहले से हमें पता होती है। ये नहीं कि हमने जब डेटा एनालाइज किया तो हमने खुद की कैटेगरीज बनाई, पहले से एग्जिस्ट करती हैं वो। एक सिमिलर प्रोसेस फॉलो की जा सकती है जब कोई भी एक थ्योरी पहले से नहीं है हमारे पास, और वो बेसिकली डेटा को एनालाइज करते हुए हम बना रहे हैं वो कैटेगरीज। इसको हम इंडक्टिव एनालिसिस बोलते हैं, या हम ग्राउंडेड थ्योरी भी बोल सकते हैं, और इससे हमें न्यू इंसाइट मिलती है। और बेसिकली एक स्टेज फॉलो होती है, लाइक जैसे इंडक्टिव एनालिसिस और ग्राउंडेड थ्योरी, इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज होता है, जबकि थीमेटिक एनालिसिस या थ्योरेटिकल एनालिसिस में टॉप डाउन अप्रोच यूज होता है। ठीक है, तो ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में कि टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च की लिमिटेशंस क्या होती हैं। जो टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्वालिटेटिव डिजाइन में, वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक टाइम भी बहुत लगता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली अगर हमें एक बड़े लेवल पे क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी फंड्स नहीं होते, कभी कभी इतना डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता। जो प्रॉब्लम होती है एडिक्वेट वैलिडिटी की या रिलायबिलिटी की, वो एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होती है नेचर में, और इसका जो ओरिजिन होता है वो सिंगल कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के वो अप्लाई कर पाए। जैसे कि सेंट्रल because of the central role played by the researcher in the generation of data, it is not possible to replicate qualitative studies. Basically ये जो qualitative research studies होती है इनको replicate करना easy नहीं होता, बहुत tough होता है। ऑल्सो जो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन इवेंट्स कंडीशंस इंटरैक्शंस होते हैं उनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता एक एक्सटेंट के बाद, ना ही जनरलाइजेशंस को हम एक ज्यादा बड़े कॉन्टेक्स्ट तक लेके जा सकते हैं। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है डेटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए या इंटरप्रिटेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो भी क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस होता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ ऐसी प्रोसेस यूज करनी पड़ती है जिससे उसको हम पहले हम क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करें उसके बाद एनालाइज करें, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए। जैसे कि हम अगर कुछ लोगों पे स्टडी कंडक्ट कर भी रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनमें से कोई भी किसी मेंटल इलनेस से सफर नहीं कर रहा। तो ये सारे हमें प्रिकॉशंस बहुत लेने पड़ते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हो गई क्वालिटेटिव रिसर्च की। अब एडवांटेज क्या होती है, जो रिसर्चर होता है वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व होता है, तो रिसर्चर को उस फील्ड के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो इश्यूज रिसर्चर को मिल जाते हैं जो कि हम यूजुअली मिस कर देते हैं। जैसे कि कोई चीज़ अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो उसको एक साइंटिफिक या फिर एक पॉजिटिविस्टिक इंक्वायरी में उस चीज़ को वो देख सकता है, बिकॉज वो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व है रिसर्च से। क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं लोग पॉसिबल रिलेशनशिप सजेस्ट करने में, या फिर कॉजेस सजेस्ट करने में, या इफेक्ट्स या डायनामिक प्रोसेस। क्वालिटेटिव एनालिसिस अलाउ करता है कि डेटा में कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं या एम्बिगिटीज हो सकती हैं, जो कि बेसिकली हमें ये बताता है कि रियलिटी डज एग्जिस्ट, क्योंकि रियलिटी एक जैसे नहीं होती, रियलिटी में एक्सेप्शंस होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो एक डिस्क्रिप्टिव या नरेटिव स्टाइल यूज करती है। तो ये बेसिकली ऐसे प्रैक्टिशनर के लिए बेनिफिट हो सकता है जिसको नॉलेज को
ढंग से डीप में एनालाइज करना है, और ऐसी नॉलेज जो कि यूजुअली अनअवेलेबल होती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हमें नई इंसाइट्स मिलती रहती हैं। फिर आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा टू डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट और कंट्रोल वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हमें ऑब्जेक्टिवली डेटा को कलेक्ट करना होता है, उसके बाद उस न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करना होता है, एक प्रोसेस को, एक फिनोमिना को प्रिडिक्ट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। जो गोल्स होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के, वो ये होते हैं कि कॉजल रिलेशनशिप को टेस्ट करना वेरिएबल्स के बीच में, प्रिडिक्शंस बनाना, या फिर रिजल्ट को जनरलाइज करना। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो होते हैं वो एम करते हैं कि वो लॉ ऑफ बिहेवियर या फिर किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को एस्टैब्लिश कर पाए डिफरेंट सेटिंग्स में। तो रिसर्च को यूज किया जाता है एक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए और अल्टीमेटली बताने के लिए कि वो सपोर्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, यूजुअली एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उससे हम चीज़ें मेजर करते हैं, जबकि दूसरे रिसर्च मेथड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनर। बट ऐसी जो चीज़ें होती हैं इनसे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि रेटिंग स्केल हो गया, या फिर क्लोज्ड क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चनर पे, वो क्वांटिटेटिव डेटा भी जनरेट करेगा, क्योंकि हमारे पास एक न्यूमेरिकल डेटा हो जाएगा, और उस डेटा को हम दो कैटेगरीज में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, येस और नो आंसर्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोज क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पे। Statistics help us turn quantitative data into useful information to help with decision making. तो बेसिकली स्टैट्स यूज करके हम क्वांटिटेटिव डेटा को हम यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम एक डिसीजंस पे पहुंच पाए। हम स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकते हैं अपने डेटा को समराइज करने के लिए या पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकती है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होती है वो हेल्प करती है कि हम अपने डेटा को समराइज करें, जबकि जो इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स होती है वो यूज की जाती है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बिटवीन ग्रुप्स ऑफ डेटा, जैसे कि इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप्स जो होते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी में। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। एक बार हम लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स नेचुरल सेटिंग में नहीं होते, और ना ही वो पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन कर पाए। तो रिसर्चर एक्सपर्टीज दूसरी चीज़ है। अगर किसी को स्टैट्स ढंग से नहीं आता तो उसका जो एनालिसिस वो करेगा वो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे पूरी थ्योरी रिजेक्ट और सपोर्ट हो सकती है। वेरिएबिलिटी डेटा क्वांटिटी की, तो जो लार्ज सैंपल साइज होते हैं वो नीडेड होते हैं एक्यूरेट एनालिसिस के लिए। तो स्मॉल स्केल क्वांटिटेटिव स्टडीज जो होती हैं वो बहुत कम रिलायबल होती है, क्योंकि डेटा कम होता है। इसलिए हम बेसिकली जनरलाइजेबिलिटी कम हो जाती है ऐसी स्टडी की। और लास्ट है कंफर्मेशन बायस। तो रिसर्चर जो होता है वो मिस कर सकता है फिनोमेना को ऑब्जर्व करना, क्योंकि उसका अपनी थ्योरी पे, अपनी हाइपोथेसिस पे ज्यादा फोकस है। लाइक जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो एक हाइपोथेसिस हमारे पास पहले से होती है। तो इट्स लाइक कि हम बेसिकली देखते हैं ऐसी चीजें, हमारा ब्रेन ज्यादा कलेक्ट करता है जो उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है, ना कि जो रिजेक्ट करे। तो कंफर्मेशन बायस आ जाता है उस जगह। फिर आ जाता है एडवांटेजेस पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की। तो पहला हो गया साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। जस्ट बिकॉज हम क्वांटिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करके इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जो स्टैट्स होती है वो मैथ्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है उसको हम साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, रैशनल बोल सकते हैं। ये जो रिसर्च होती है ये टेस्टिंग और वैलिडेटिंग
के लिए यूज़ की जाती है। लाइक जैसे कि कोई थ्योरी पहले से एग्जिस्ट करती है, अब उसको हमें फिर से टेस्ट करना है या उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है। रैपिड एनालिसिस बेसिकली बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से जो स्टैट्स हो गया है वो बहुत इजी हो गया है, तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, बहुत जल्दी एनालाइज हो जाता है डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो मेजर्ड वैल्यूज पे बेस्ड होता है, उसको हम इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस को भी टेस्ट किया जा सकता है बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या होता है। पहले कंसेप्चुअल डिफरेंस देख लेते हैं। क्वालिटेटिव का क्या होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग से कंसर्न्ड होती है, और क्वांटिटेटिव बेसिकली ये सोशल फिनोमिना के बारे में फैक्ट्स जानने में कंसर्न होती है। इसका कंसेप्ट होता है सोशल फिनोमिना के बारे में फैक्ट्स डिस्कवर करना, जबकि क्वालिटेटिव का कंसेप्ट ये होता है कि ह्यूमन बिहेवियर समझना। क्वालिटेटिव एक डायनामिक और नेगोशिएटेड रियलिटी अज्यूम करती है, जबकि क्वांटिटेटिव एक फिक्स्ड और मेजरेबल रियलिटी अज्यूम करती है। मेथडोलॉजी क्वालिटेटिव की क्या होती है कि डेटा जो होता है वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू से कलेक्ट किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डेटा को मेजरिंग वेरिएबल से कलेक्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव में डेटा को एनालाइज किया जाता है इन्फॉर्मेंट्स की थीम से, जबकि क्वांटिटेटिव में डेटा को एनालाइज किया जाता है न्यूमेरिकल कंपैरिजन या फिर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से। जो क्वालिटेटिव होता है उसमें क्या होता है, जो डेटा होता है उसको हम इंफॉर्मेंट की लैंग्वेज में रिपोर्ट करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से डेटा को रिपोर्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस हो गए। इसके बाद हम ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल, क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से कॉज होता है। ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि वो इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस से कॉज होता है, और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। It takes the stand that in view of complex and variable nature of human behavior and experience, its method of investigation should be different from method of investigation of the physical world. तो बेसिकली जो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, वेरिएबल होता है, तो इसका जो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर का, वो जो यूजुअली हम फिजिक्स और या केमिस्ट्री में हम जो मेथड्स यूज करते हैं उससे डिफरेंट होना चाहिए। ये जो व्यू पॉइंट है ये एम्फसाइज करता है कि ह्यूमन इम्पोर्टेंस, कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे इवेंट्स या एक्शन को मीनिंग देते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अकर हो रहा है। हमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन समझना चाहिए रियलिटी का। यहाँ पे जो गोल है वो ये है कि हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के, बिहेवियर के, उसके नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करे बिना। और बोथ साइंटिफिक और इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस कंसर्न्ड होते हैं बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये ऑल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च हो गया। And that's it for today's video. I hope you guys understood qualitative and quantitative research design. And I hope it's clear. Next video में हम methods start कर देंगे। I think उसके एटलीस्ट 3 पार्ट होंगे, 2 या 3 पार्ट होंगे। उसके बाद हमें एथिक्स वगैरह पढ़नी है, एंड मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इंक्लूड करूँगी। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज वो यूजुअली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। लाइक सिचुएशन दे दी जाती है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। तो ये सब कुछ बचा है अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आई होप अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो क्लियर है। और हम एक बार सैम्पलिंग रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमें सैम्पलिंग रिवाइज करेंगे हम लास्ट में। सो ओके, हम एक बार सैम्पलिंग पढ़ लेते हैं। तो सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग बेसिकली प्रोसेस होती है सिलेक्ट करने की एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को पॉपुलेशन से, जो भी पॉपुलेशन स्टडी में हम यूज कर रहे हैं उसमें से हम जिन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं उस रिप्रेजेंटेटिव
ग्रुप को सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने 4 टाइप पढ़े थे, सिंपल, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेसिकली लाइक कि जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन में सबके पास एक इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। उसके बाद हमने पढ़ी थी रैंडम सैम्पलिंग। ये सब कुछ मैं अब इतना नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं। जिनको भी दोबारा से समझना है वो वीडियो दोबारा देख सकता है। तो अब फिर हमने टाइप्स पढ़े थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स के, जिसमें क्या क्या पढ़ा था, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ओके, सो ये हमने सैम्पलिंग में पढ़ा था। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।